जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज ये हम डार्कलिंग थ्रश पोएम को हमने कर ली थी पहली वीडियो में। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन करते हैं, बल्कि सबसे पहले इसकी हम वोकेबलरी करते हैं। ठीक है। बाइंड स्टेम्ड का क्या मतलब होता है? शूट्स फ्रॉम क्लाइंबिंग प्लांट। ठीक है, शाखें जो एक दूसरे के साथ धंसी हुई ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। ब्लास्ट बी रफल्ड किसको कहते हैं? प्लूम। फीदर्स विच हैव बीन मेड टू स्टैंड अप। ठीक है। रफ जो एक दूसरे के साथ, पर हूं जो एक दूसरे के साथ हवा के साथ जब मुड़े हुए होते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद है कैरलिंग। कैरलिंग किसको कहते हैं? सॉन्ग को बोलते हैं, गाने को बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है कॉपस। किसको कहते हैं? एक लकड़ी के गेट को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डेथ लेमेंट। डेथ लेमेंट किसको कहते हैं? सारोफुल साउंड या मौत के नोहे को कहते हैं। ठीक है। या ट्रेजिक, जो हादसात पे या किसी की मौत पे जो नोहे वगैरह लिखे जाते हैं ना, जिसे ट्रेजिडी कहते हैं, जिसे मरसिया कहते हैं। तो ये वो होता है। डेसोलेट क्या मतलब होता है? डिस्मल और ग्लूमी। ठीक है। मेलनकोलिक, सैड, अफसुर्दा। ड्रैग्स किसको कहते हैं? द लास्ट रिमेनिंग एंड द लीस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, जो चीज़ किसी भी चीज़ की बच जाती है। ठीक है, जो चीज़ बच जाती है उसे ड्रैग्स कहते हैं। फर्वरलेस किसे कहते हैं? विदाउट एनी इंटेंसिटी या इमोशन। ठीक है, जिसमें कोई जज्बात ना हो। गांड किसको कहते हैं? थिन एंड बोनी, जो कमज़ोर हो। इनलिमिटेड क्या होता है? अनलिमिटेड को कहते हैं। आयर लायर क्या कहता है? स्ट्रिंजेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी जब मैं पोएम आपको पढ़ा रहा था। नाई ये पुरानी उर्दू है। ठीक है। नेयर। ठीक है, नेयर एंड प्लेस आर टाइम, नेयर के लिए उसने इस्तेमाल किया है। आउटलीन का क्या मतलब है? स्प्रेड आउट, फैला होना बाहर की तरफ। स्पेक्टर किसको कहते हैं? घोस्टली प्रेजेंस को कहते हैं, जिस तरह के एक भूत होता है और यकदम से गायब हो जाता है। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं? द अर्थ को, जमीन को कहते हैं। ठीक है, खुश्की को कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले भी देखते हैं। ये कुछ पोस्ट रीडिंग भी हैं, प्री रीडिंग भी हैं, वाइल रीडिंग भी एक क्वेश्चन है और पोस्ट रीडिंग भी है। तो ये हम डिस्कस करते हैं ज़रा। तो देखें, पोएम द डार्कलिंग थ्रश। ठीक है। प्री रीडिंग क्वेश्चन क्या है? गेस द थीम्स ऑफ द पोएम आफ्टर रीडिंग द पोएम। क्या है थीम्स हमारे पास? द थीम्स ऑफ द पोएम आर होप एंड डिस्पेयर। ये हमने क्लियर कट डिस्कस किया था। ठीक है। कंट्रास्ट बिटवीन द ब्लीक विंटर एंड द जॉयफुल सॉन्ग। ठीक है, इतना ज़्यादा बर्फ़ है उसने ज़मीन को ख़राब कर दिया, फिर भी परिंदा एक खुशी का सॉन्ग गा रहा है। साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ। ठीक है, बता रहा है कि किस तरह से लोग रिलीजन को पसंद करते थे, अब किस तरह से उससे दूर हो रहे हैं। ठीक है, डेथ बता रहा है कि जिस तरह से सूरज गरूब होता है उसमें डिपिक्शन दी गई है आपको। नेचर्स ब्यूटी एंड रेजिलियंस, कि किस तरह से एक खूबसूरत चीज़ किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। नेम एनी अदर पोएम ऑफ द थॉमस हार्डी विच यू हैव रेड। ठीक है। अनदर पोएम ऑफ द थॉमस हार्डी दैट आई एम फेमिलियर विद इज द मैन ही किल्ड। ठीक है। अब इसका थीम देखें। द थीम ऑफ दिस पोएम इज सेंसलेस एंड ह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ द वॉर। ठीक है, हाईलाइटिंग द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द कन्फ्लिक्ट एंड द गिल्ट ऑफ द रिग्रेट दैट फॉलोज। तो ये क्या होता है कि ये पोएम भी इसी चीज़ के बारे में है कि जंग में क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से इंसान इंसान नहीं रहता, दूसरे पे जुल्म करने के लिए तैयार हो जाता है। व्हाट सीम्ड, अब ये वाइल रीडिंग जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट सीम्ड गुड नाइट फेवरेट लाइक हिम। तो क्या है? हैड चूजन दस फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम। ये डायरेक्ट लाइनें उठाई हुई हैं पोएम से। द एजेड थ्रश जॉयफुल सॉन्ग विच सीम टू बी द फेवरेट वे फॉर हिम टू बिड गुड नाइट टू द डे। ठीक है, तो क्या उसके लिए कौन सी चीज़ है कि लोग मज़हब से तो दूर हो गए हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी ये क्या है? ग्रोइंग ग्लूम। तो इस बढ़ती हुई बढ़ती हुई अफसुर्दगी पे क्या है बेटा? उसको उसको गुड नाइट, ये जब परिंदा गा रहा है तो उसे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है। अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है जी।
Discuss ideas you imagined after reciting the poem. Ideas imagined after this poem: the contrast between the bleak winter landscape and the thrush joyful song made me think about the finding the hope and the beauty of the difficult time. ठीक है, कौन सी चीज़ कि जितनी भी परेशानियां आ जाएं आपने खुद को खुद खुश करना होता है, फिर भी एक उम्मीद की किरण बाकी होती है. द आइडिया दैट इवन इन द डेथ देयर इज स्टिल लाइफ द ब्यूटी. ठीक है, कॉप्स आउटलेट. अब देखें, हर डूबता हुआ सूरज आपको क्या बताता है कि एक नई सुबह होगी. हर डूबता हुआ सूरज आपको क्या बताता है, एक नई सुबह होगी. तो यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब है एक नई चीज़ का आगाज़ होगा, नई चीज़ शुरू होगी. द इम्पोर्टेंस ऑफ द होल्डिंग ऑन टू द होप एंड जॉय इवन व्हेन थिंग्स सीम ब्लीक. ठीक है, कि चीज़ें अगर चाहे जितनी भी बुरी हो जाएं फिर भी खुशी की कदर और उम्मीद की किरण बाकी रहती है. व्हाट डिड ट्रेम्बल थ्रू द एयर? According to the poem, it was some blessed hope that I trembled through the air, which thrush knew about the speakers was unaware of. ठीक है, तो क्या कहता है वो कि ये जो खुशी का नगमा गा रही है ये चिड़िया, ये परिंदा, कहता है कि इसके पास कोई ऐसी उम्मीद की किरण है जिसका मुझे पता नहीं है. अब ये एक्सरसाइज वाले हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल क्वेश्चन. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंटर? The poet describes the winter as bleak, desolate, and lifeless, using words like frost was the spectre grey, winter dregs. ये सारी क्या उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है इन वर्ड्स में. ठीक है, उसके बाद है हाउ इज द सॉन्ग ऑफ द थ्रश डिस्क्राइब? द सॉन्ग ऑफ द थ्रश इज डिस्क्राइब्ड एज द फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इलिमिटेड, सजेस्टिंग द जॉयफुल एंड अनब्राइडल्ड मेलोडी. ठीक है, तो ये किस तरह से उसने बयान किया है, लिमिटेड, ये इसमें थोड़ी सी ओल्ड इंग्लिश यूज़ की गई है. ठीक है, उसके बाद है विच ओल्ड फैशन वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोएम? अब देखें ओल्ड फैशन वर्ड कौन कौन से हैं यूज्ड इन द पोएम. इंक्लूड कॉपस, बाइंस, ब्लीक एंड ब्लास्ट बिरफल्ड. ये आप लोगों को इनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए थे. तो ये सारे क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी. तो डू यू फाइंड द पोएम ग्लूमी? इज देयर नोट of hope? Discuss. While the poem initially appears gloomy, it ultimately offers a note of hope through the thrush's song, suggesting that even in the darkest time, beauty and joy can still be found. ठीक है, तो जितनी भी तारीकियां हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद भी उम्मीद की किरण आपके पास बाकी होती है. क्वेश्चन 5. Find out the symbolic significance of the bird in the Thomas Hardy's The Darkling Thrush. The bird symbolizes hope, resilience, and the cyclical nature of life as it sings joyfully despite the bleak winter surroundings. ठीक है, तो ये परिंदा क्या बताता है, एक उम्मीद की किरण दे रहा है. उसके बाद है क्वेश्चन 6. What are examples of the imagery used in the Darkling Thrush? The examples of imagery used in the poem include frost was spectre gray. ठीक है, तो ये उसने यूज की हुई है, एक इमेज आपके माइंड में बना रहा होता है. टैंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई, कि किस तरह से धंसी हुई शाखें ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं. द लैंड शार्प फीचर सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स, किस तरह से वो सदी की डेथ के बारे में बताता है. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द सीजन इन द डार्कलिंग थ्रश? द स्पीकर इनिशियली फील्स bleak and despairing about the season, but the thrush's song changes their पर्सपेक्टिव. तो राइटर का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज द थ्रश चेंज द मूड ऑफ द पोएम? द थ्रश सॉन्ग ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ द पोएम फ्रॉम डिस्पेयर टू होप एंड जॉय. ठीक है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है. डिस्कस द टोन ऑफ द पोएम. द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम सोम्बर, सैड एंड रिफ्लेक्टिव टू होपफुल एंड सेलिब्रेटरी. ठीक है, पहले मायूसी होती है, उसके बाद खुशी की तरफ आता है. तो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10. Which word does the poet use to depict the bird's strength in third stanza? The word used to depict the bird's strength include full-hearted,
and fling his soul, suggesting the powerful and unbridled energy। ठीक है, वो किस तरह से इन वर्ड का poem में यूज करके हमें बताता है। उसके बाद आते हैं जी, ठीक है, अब ज़रा ये समरी इसने लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो बल्कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। समरी में क्या, द डार्कलिंग थ्रश इज अ पोएम रिटन बाय द थॉमस हार्डी दिसंबर, ठीक है, फाइनल डे ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये 31 दिसंबर को उसने लिखी थी, जो कि एक सेंचुरी का आखिरी दिन था। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको क्या नज़र आती है, डिस्पेयर नज़र आती है, होपलेसनेस नज़र आती है, इसमें ब्लीक अफसुर्दगी नज़र आती है। ठीक है, क्रूअलनेस ऑफ द सीजन नज़र आता है कि किस तरह से इतना ज़्यादा सर्दी है, उसने ज़मीनों को बंजर कर दिया है। ठीक है, इस सारी उसके बाद जब एक परिंदा आता है, जॉय एंड विटेलिटी, उसके बाद उसे थोड़ी सी होप नज़र आती है। द स्पीकर पॉन्डर्स व्हाट द थ्रशेस सॉन्ग मीन्स टू हिम। ठीक है, वो फिर इस बारे में ख्याल करता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर वो खुद ये कहता है कि ये इसके पास, परिंदे के पास कोई ऐसी अच्छी खबर है जिसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, दैट द बर्ड सॉन्ग इज साइन ऑफ द होप। ठीक है, ये उम्मीद की किरण है। इट इज़ द साइन ऑफ द लाइफ रेजिलियंस ऑफ द होप इन द वर्ल्ड दैट इज टू डार्क एंड अनसर्टन। ठीक है, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अनसर्टन होती है। द पोएम कंक्लूड्स विद द स्पीकर रिकॉग्नाइजिंग दैट द थ्रश इज अ सिंबल ऑफ द होप एंड ऑप्टिमिज्म। तो ये इस चीज़ के साथ एंड करता है कि ये जो परिंदा है ये किस चीज़ को शो करता है, ऑप्टिमिज्म को और उम्मीद को शो करता है। तो ये हम पहले कर चुके हैं, उसके आगे चलते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम डिस्क्राइब्स पेसिमिज्म। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा पेसिमिज्म है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात हुई नहीं है, होपलेसनेस और मॉडर्न टेम्परामेंट की भी बात नहीं हुई है, बर्ड्स लाइफ की, तो इसमें पेसिमिज्म की बात की गई है। द पोएट ऑफ द पोएम इज थॉमस हार्डी है। ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ द 19th सेंचुरी इज द ड्यू टू द लैक ऑफ द फेथ इन द अदर पॉजिटिव फॉर द लॉस ऑफ होप। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ होप, बल्कि लॉस ऑफ होप नहीं होगा इसका, इसका होगा इमोशन। ठीक है, लॉस ऑफ इमोशन, के बंदों के इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। आगे देखते इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है? इंटोनेशन ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। सिंपल अल्फाज में इंटोनेशन कहते हैं स्ट्रेस को। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कौन से लफ्ज पे आप जोर देते हैं, कौन से वर्ड पे आप स्ट्रेस देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं। अब देखते हैं जरा, इंटोनेशन इज अ वेरिएशन ऑफ द स्पोकन पिच एंड द लिंग्विस्टिक दैट इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द वर्ड। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो कि वर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं होती। इंस्टेड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड एंड इमोशंस। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बोल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीके मूवी देखी हो तो वो अच्छा की एग्जांपल देता है, अच्छा, अच्छा। तो ये क्या होता है? इंटोनेशन होती है। ये आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन, आपको अगले के लहजे से पता चलता है कि वो कुछ बता रहा है या कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। दिस इज इन कंट्रास्ट टू टोन। ठीक है, लहजे में किस तरह से वो बातें आती हैं। अब देखते हैं हम, इसी से ही पता चलता है कि आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब देखें, प्रैक्टिस दीज डायलॉग्स। यस और नो को छोड़ें फिलहाल। ये देखें, आई ब्रॉट सम फूड, डिड यू बाई सम फूड। अब देखें, मेरे लहजे में थोड़ा सा मैं तलखी लाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको इंटोनेशन समझ आए। आई बॉट सम फूड, डिड यू बाई सम फूड। अब देखें, डिड पे मैंने जोर दे दिया तो इंटोनेशन किस पे आ गया? डिड पे आ गया। अब अगर मैं यही बात कहता हूँ, डिड यू बाई सम फूड, अब मैंने फूड पे स्ट्रेस दे दिया। तो इंटोनेशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ही इज माई फ्रेंड, ये जनरल स्टेटमेंट मैंने बोल दी। मैं कहता हूँ ही इज माई फ्रेंड, अब देखें मैंने किस पे स्ट्रेस दिया? मैं कहता हूँ ही इज माई फ्रेंड, अब मैंने एफ फ्रेंड पे क्या कर दिया? मैंने इंटोनेशन। तो जिस चीज पे हम स्ट्रेस दे देते हैं उसको सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं बेटा? इंटोनेशन कहते हैं। प्रैक्टिस दीज डायलॉग्स।
तो आपको जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप दोस्त पूछ रहा हो तो आप यस किसी और तरीके से बोलते हैं, टीचर पूछ रहा हो तो यस और तरीके से बोलते हैं, यस, यस, ठीक है। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके हैं, ठीक है। आर यू अलोन, अब देखें इस पे भी आर यू अलोन, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ आर यू अलोन। अब देखें स्ट्रेस क्या है, किसी भी वर्ड पे आपने खुद देना है, इसको क्या कहते हैं, इंटोनेशन। उसके लिए ग्रीटिंग में क्या इस्तेमाल होता है, हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हम तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ क्या कहते हैं, वो टाइम के मुताबिक 12 से पहले गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड आफ्टरनून, उसके बाद गुड इवनिंग, उसके बाद गुड नाइट, ठीक है। ये सारे क्या है उनके ग्रीटिंग्स के तरीके हैं। रिक्वेस्ट फॉर द रेपिटेशन, व्हाट डिड यू से, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात आपसे कर रहा है लेकिन आपने उसकी बात नहीं समझी, आप दोबारा पूछना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट डिड यू से। व्हेन डिड ऑल दिस हैपन, कि ये सब कब हुआ। विच पिल्स डिड यू टेक, कौन सी गोलियां आपने खाई हैं, पिल्स टेबलेट्स को कहते हैं। हाउ डिड यू गेट इन, किस तरह से आप यहाँ पे एंटर हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है यूनिट 3 फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज मैंने उस पोएम में भी नहीं बताई, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस फिगरेटिव लैंग्वेज सेम चीज़ होती हैं। मेटाफर कौन सा पोएम में इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉस्ट वाज द स्पेक्टर ग्रे, ठीक है। डायरेक्ट कंपेयर उसने किया है, ठीक है, किसके साथ, फ्रेड टू अ घोस्टली अपैरिशन के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेटाफर है, उसने डायरेक्ट कंपेयर। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, विंटर्स ड्रैग्स मेड डेजोलेट। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब आप किसी भी जिंदा चीज की खसूसियत किसके साथ लगा देते हैं, बेजान के साथ। गिविंग विंटर एबिलिटी टू मेक समथिंग डेजोलेट, अब वो तो बेजान चीज है, लेकिन उसने क्या किया है कि सर्दियों को कह रहा है कि तुमने ये चीज खराब की है। कोई काम करना को खराब करना किसी चीज को, ये लिविंग थिंग की निशानी। उसके बाद है सिमिली, लाइक स्ट्रेंजर्स ऑफ द ब्रोकन लायर्स, ठीक है। लाइक का वर्ड यूज हुआ है तो ये क्या है हमारे पास, सिमिली है। इसी तरह सिंबोलिज्म है, द थ्रश रिप्रेजेंट्स द होप एंड रेजिलियंस। सिंबलाइज किस चीज को करता है, जब हम कोई भी चीज किसी भी चीज को सिंबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे सिंबोलिज्म, मतलब एक चीज दूसरी चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो वो परिंदे की आवाज है वो हमें होप बता रही है, तो ये सिंबोलिज्म है। एलिट्रेशन किसको कहते हैं, द टेंगल्ड बाइन स्टेम स्कोर्ड स्काई, स्कोर्ड स्काई, यहाँ पे एस साउंड जो है रिपीटिंग है, तो इसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। इंजेममेंट, आप देखें पोएम में बहुत सारी जगहों पे है जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जहाँ पे लाइन के एंड पे कामा सेमी कॉलन वगैरह नहीं होता, आगे वाली लाइन उसके साथ पढ़नी होती है, तो इस टेक्निक को इंजेममेंट कहते हैं। जब वो साथ वाली लाइन पढ़ें तभी उसका कंप्लीट मीनिंग समझ आता है, ठीक है। मैनी स्टैंजाज, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल हुई है। हाइपरबोले किसको कहते हैं, इमेजरी। इमेजरी कौन कौन सी, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर सच एज द वीकनिंग आई ऑफ द डे, ठीक है। ये चीज़ें पोएट ने इस्तेमाल की हुई हैं वहाँ पे। द लैंड शार्प फीचर, तो ये एक इमेज बनाने की कोशिश करता है पोएट आपके माइंड में। उसके बाद है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या कहते हैं, जब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है कि आपने ये काम करना है। अब मैंने लिटरली आपको 1000 दफ़ा नहीं कहा, लेकिन मैंने वर्ड क्या कर दिया, एग्जेजरेट कर दिया, तो इसको एग्जेजरेट कहते हैं। अब देखें जॉय इनलिमिटेड, तो कहता है ये जो अनलिमिटेड खुशी की बात हो रही है ना, तो ये क्या है, एग्जेजरेशन है, इसे हाइपरबोले कहते हैं। अलूजन किसको कहते हैं, जब किसी वाक्य की तरफ इशारा हो, जब हिस्ट्री में किसी वाक्य की तरफ इशारा हो, जिसे उर्दू में हम तलमीह कहते हैं, उसे इंग्लिश में अलूजन कहते हैं। द सेंचुरीज कॉप्स, रेफरिंग टू द एंड ऑफ द एरा ऑफ द सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड की तरफ इशारा है। उसके बाद है ओनोमेटोपिया, द थ्रश ऑफ द सॉन्ग इज इम्प्लाइड टू बी जॉयफुल मेलोडिक साउंड थ्रू द एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब, तो ठीक है, उसने क्लियर तो नहीं बताया हुआ लेकिन एक हिंट दिया हुआ है। ओनोमेटोपिया किसको कहते हैं, नेचुरल साउंड को कहते हैं। तो आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री क्या है, मूड। मूड और टून में जरा फर्क देख रहे हैं। मूड क्या होता है, रीडर्स की फीलिंग होती है, और टून क्या होती है, आथर्स की फीलिंग होती है। आथर ने किस तरह से बताया वो टून होगा, और हमने किस तरह से समझा वो मूड होगा। सिंबोलिज्म किसे कहते हैं, जब एक चीज दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है, व्हेन समथिंग रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर द समथिंग एल्स। जैसे वो बर्ड हमें क्या बता रहा है, होप बता रहा है, उम्मीद की एक किरण है। मीटर किसे कहते हैं, द रिदम और द बीट स्टेब्लिश्ड बाय अ पोएम।
राइम किसे कहते हैं? वर्ड हैविंग द सेम एंडिंग साउंड, ठीक है, राइमिंग स्कीम जिसे आप कहते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, इडियोमेटिक, ये सारे क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। कॉनोटेशन और डेनोटेशन क्या होती है? एक हर चीज़ के डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और एक वो होते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे होते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कॉनोटेशन क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर रहे होते हैं। डिक्शनरी मीनिंग उसका क्या होता है? वो सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्नेक। अब सांप तो किस एक जानवर है, जहरीला जानवर है, लेकिन इसके कॉनोटेशन मीनिंग उस वक्त क्या होंगे जब आप किसी दोस्त को स्नेक बोल दें, ठीक है। तो अब देखें आपने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, वो उसके कॉनोटेटिव मीनिंग होंगे। रेपिटेशन क्या होती है? किसी भी चीज को एम्फसाइज करने के लिए जब राइटर कोई भी एक लफ्ज को एक बार से ज्यादा इस्तेमाल करता है। द ऑथर रिपीट्स अ वर्ड, लाइन और द फ्रेज फॉर द एम्फसाइज, ठीक है, किसी भी चीज को स्ट्रेस करने के लिए। एलिट्रेशन किसको कहते हैं? रेपिटिशन ऑफ साउंड्स को कहते हैं बिगिनिंग में, ठीक है। उसके बाद है जी इमेजरी। आथर यूजेस द वर्ड्स दैट अपील टू द सेंसेस, ठीक है। इमेजरी, इमेज से निकला है, मैंने आपको बताया था। आयरनी क्या होता है? आयरनी द डिफरेंस बिटवीन द वे समथिंग अपेयर्स व्हाट एक्चुअली इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर एक होमवर्क देता है, अगले दिन आपसे टीचर पूछते हैं आप होमवर्क करके आए हैं? आप कहते हैं जी नहीं मैं नहीं करके आया, और टीचर कहता है एक्सीलेंट। ये आयरनी है, ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि स्टेट तो कुछ और थी लेकिन टीचर ने आपको कुछ और बोल दिया, ठीक है। वॉइस चेक करें, हु इज नरेटर, व्हाट डू वी नो अबाउट देम, ठीक है, कि कौन बताने वाला है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। एजोनेंस किसे कहते हैं? वर्ड हैविंग द सेम मिडल वावल, ये भी रेपिटेशन होती है, ठीक है। एजोनेंस और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा हो तो वो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। ये एलिट्रेशन की दो टाइप्स हैं, अगर वावल साउंड रिपीट हो रही हो तो वो एजोनेंस होती है। फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये वर्स, हाइको, ये मुख्तलिफ लिटरेचर, जापानी लिटरेचर, ये सारे डिफरेंट लिटरेचर्स का इसने बताया हुआ है कि किसी में उसको बैलेट कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम सोनेट कहते हैं, लाइम रे के। हाइको मेरे ख्याल में ये जैपनी लैंग्वेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। स्टेंजा क्या होता है? डिवीजन ऑफ द लाइंस इनटू द ग्रुप, ये आप जानते हैं। वर्ड ऑर्डर, आथर वेरीज वर्ड ऑर्डर फॉर द मीनिंग एंड इफेक्ट, सारे वर्ड को ही चेंज करके लिख देते हैं ताकि किस तरह से हमारे रीडर पे उसका इम्प्रेशन पड़ता है। ओनोमेटोपिया नेचुरल साउंड्स को कहते हैं, ये हम ऑलरेडी बस डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस द टोन ऑफ द पोम, ठीक है, ये उसकी टोन क्या है? द डार्कलिंग थ्रश इज अ कम्प्लेक्स शिफ्टिंग पोम, उसकी टोन पहले क्या है? पहले उसकी सैड टोन है, ठीक है, मेलनकोलिक है, अफसुर्दगी है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या हो जाती है? फिर वो एक अलग से हो जाती है और वो उम्मीद की किरण, होप की तरफ जाती है, उसे क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखें, सैड, रिफ्लेक्टिव एंड ग्लूमी इनिशियली, पहले क्या है? उसके बाद देखिए, होपफुल, जॉय एंड कंटेम्पलेटिव विद द थ्रशेस सॉन्ग। ओवरऑल द टोन इज बिटर स्वीट एंड मेडिटेटिव, बैलेंसिंग द डार्कनेस एंड द लाइट, ठीक है, इसे बिटर स्वीट कहते हैं। अब देखिए, फाइंड द राइम स्कीम एंड द मीटर इन द पोम। द राइम स्कीम, डार्कलिंग स्केल इज ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, जी जी, ठीक है, ये उसकी क्या है। और इसी तरह इसकी स्कीम क्या है? मीटर इसका, ये मीटर आप देख सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द लाइंस हैव वेरिएशन सच एज, ठीक है, उनमें वेरिएशन भी हैं, किसी में 6 सिलेबल है, किसी में 10 सिलेबल है, ये आप देख लें। एंड और ये नीचे वाले में 10 सिलेबल है और ऊपर वाले में 6 सिलेबल्स है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, ये लिसनिंग स्किल हैं कि किस तरह से सुनना चाहिए। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। उसके बाद है जी ईडियम, ठीक है, अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ईडियम क्या होता है? ईडियम ऐसा ग्रुप का वर्ड होता है, वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो हम अपने मुताबिक यूज करते हैं, लेकिन अगर ये अकेला कहीं पे बोला जाए तो सम टाइम ये समझ नहीं आता, लेकिन जब ये किसी चीज के साथ बोला जाए, सेंटेंस के साथ, तो उस वक्त समझ आता है। ईडियम और प्रोवर्ब में यही फर्क होता है। ईडियम्स का जब तक आपको खबर ना हो इसकी आपको समझ नहीं आएगी,
ठीक है। प्रोवर्ब ऐसा होगा कि अगर आप पहली दफा भी सुन रहे होंगे वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसको आपकी समझ आ जाएगी, उसकी समझ आपको आ जाएगी। अब देखें, स्पेल द बीन्स। ठीक है, अब बीन्स किसको कहते हैं? बीज वगैरह को कहते हैं, जैसे लोबिया वगैरह आप कहते हैं। टू गिव अवे अ सीक्रेट, किसी का राज अफशा कर देना। अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है? टू फील इल, किसी का बीमार पड़ जाना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है इट्स अप टू यू, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी। पुल समवन्स लेग, टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक, ठीक है, किसी के साथ मजाक करना। थ्रू थिक एंड थिन, टू बी लॉयल नो मैटर व्हाट, ठीक है, अच्छे और बुरे हालात में वफादार होने को क्या कहते हैं? थ्रू थिक एंड थिन। ही हैज बीन माई लॉयल थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, कभी कभार, ठीक है। ही कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून, कि वो कभी कभार यहाँ पे आता है। टेक इट विद द पिंच ऑफ द साल्ट, डोंट टेक इट टू सीरियसली, ठीक है, कि किसी भी चीज को ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। आई हैव गॉट इन द बैग, क्या मतलब है? सिक्योर्ड सक्सेस, ठीक है। कभी भी कोई चीज जब आप कहते हैं, आप कोई चीज लेने जा रहे हो तो आप कहते हैं आई हैव गॉट इट इन द बैग, इसका मतलब है आपने वो सिक्योर कर लिया, सक्सेसफुली हासिल कर लिया। कोल्ड फीट का क्या मतलब है? बिकमिंग नर्वस, जब भी आपका माइंड काम करना छोड़ करता है, ही इज गेटिंग कोल्ड फील्ड, ठीक है। कोल्ड फीट का क्या मतलब है? नर्वस होना। प्रोवर्ब्स देखते हैं, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है, कि पैदा होने से पहले, जैसे कुछ लोग मंगनी से पहले बच्चों के नाम रख देते हैं, ये वही बात है कि अभी अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो आप उनके बारे में एक्सपेक्टेशन ना रखें। डोंट एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर यू एक्चुअली सी इट, ठीक है। उसके बाद डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज समथिंग समवन और समथिंग बाय अपीयरेंस। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को देख के किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर लें। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, एवरीथिंग हैज एंड्स एंड गुड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर, ठीक है। हर चीज, चाहे आपका बुरा वक्त है या अच्छा है, वो हमेशा नहीं रहता। डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन द वन बास्केट, डोंट पुट ऑल ऑफ योर होप्स एंड रिसोर्सेज इनटू द वन गोल और ड्रीम, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि एक अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव चला जाए तो आप उसी पे डू और डाई वाला सीन ना हो। डोंट पुट ऑफ अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ठीक है। इफ यू कैन डू समथिंग टुडे, तो आज जो आप कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले ना करें चीजों को। इजी कम इजी गो, व्हेन यू मेक मनी क्विकली इट्स वेरी इजी टू लूज इट क्विकली, ठीक है। तो कहते हैं ना कि चोरी का कपड़ा किलोमीटर के गज, अगर आपके पास कुछ चोरी का माल हो तो वो फिर जाता भी उसी तरह है। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि किस्मत कभी भी छोटे दिल वालों का साथ नहीं देती, बोल्ड लोगों का साथ देती है। पीपल हु आर ब्रेव एंड हु टेक रिस्क आर मोर सक्सेसफुल देन द पीपल हु आर हु आर डूइंग थिंग्स सेफली ऑल द टाइम, ठीक है, या हु डू आएगा या हु आर डूइंग आएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। डोंट जस्ट वेट फॉर द गुड थिंग्स टू हैपन, वर्क हार्ड टू मेक देम हैपन। हाँ, सिर्फ किसी मसीहा का ना वेट करते रहें, जो आपके बस में है, डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट। तो आपने 99% करना होता है, 1% अल्लाह पे डालना होता है। अल्लाह भी यही कहता है कुरान में, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमारा मसला क्या है, हम 1% करते हैं, 99% अल्लाह पे डाल देते हैं। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब ये देखिए, ये वो कोटेशन है मेरे ख्याल में जो आपने हमेशा आधी सुनी होगी, होप फॉर द बेस्ट, बस। अब पूरी ये क्या है? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इन एनी सिचुएशन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रिजल्ट बट ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट आउटकम, ठीक है। आपने पूरी मेहनत करनी होती है। अगर आप ये समझेंगे कि मैं आसान काम करने वाला हूं, तो आप अपनी पूरी एफर्ट्स नहीं देंगे। तो इसलिए ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब हाउस के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। एंड अप का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का खत्म होना। आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बट आई एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर इंस्टेड, ठीक है। फॉल अपार्ट, किसी भी चीज का बिखर जाना। द ओल्ड कार स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट आफ्टर द ईयर यूज, सो वी हैड टू सेल इट, ठीक है। फॉल डाउन, नीचे गिरना। शी स्लिप्ड ऑन द आइस एंड फेल डाउन हर्टिंग हर नी, ठीक है, वो गिरी और उसके घुटने पे चोट लगी। फॉल आउट, they were best around best friend but they fell
आउट ओवर द डिसएग्रीमेंट एंड हैवंट स्पोकन सेंस। ठीक है, तो फैल आउट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का अलहदा होना, दोस्तों का एक दूसरे पे फूट पड़ना। फिगर आउट, आई couldn't फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द पजल सो आई आस्क्ड फॉर हेल्प। ठीक है, फिगर आउट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का हल निकालना। फिल इन, प्लीज फिल इन द फॉर्म विद योर पर्सनल डिटेल एंड रिटर्न इट अस बाय टुमारो। ठीक है, फिल इन का क्या मतलब होता है, पुर करना किसी भी चीज को। पॉइंट टू अंडरस्टैंड द पोएम, द की पॉइंट्स कैन हेल्प। ठीक है, ये वही चीजें हैं कि किस तरह से आपने थीम लिखना है। व्हाट इश्यूज एंड आइडियाज आर डिस्कस्ड इन द पोएम, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, मूड में। ठीक है, एक्सरसाइज में या हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट में एक्टिविटी, कीपिंग इन माइंड ऑफ द मेंशन पोएम डिस्कस द टाइम एंड द मूड ऑफ द पोएम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं, इनका मैंने आंसर लिखा है, ये देखें ज़रा। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट स्टेंजा का पैराग्राफ क्या है, एंड आई स्टूड लीनिंग ऑन द wooden gate surrounded by a thickest of the bare trees, and I couldn't help but feel chill of the winter. The frost had castly ghostly greyness over the landscape, and remaining bits of the winter had left and land looking empty and barren. The daylight was finding away, and I felt a sense of desolation wash over me. ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा की है, और इसी तरह थर्ड स्टैंजा की भी ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ये मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ये पेज को आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। अब ये नीचे समरी भी मैंने लिखी हुई है, ये भी आप पेज को रोक के लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।